सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी बच्चे? हालचाल कैसे हैं आप सभी के? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? नमस्कार अखिल, सुशील, खुशी, मोनू, पीयूष बाबू, नमस्कार। आप सभी का अनंत स्वागत है। गुड मॉर्निंग पूनम, हेलो मुकेश, हेलो मनीष। कैसे हालचाल है आप सभी के? देखो, एक क्लास पिछली स्किप कर दी गई थी आपकी क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं हो पाया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम इस महफिल में कहानी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास ठीक चल रही है? अच्छा, पहले ये बताओ बेटा, आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन की पीडीएफ मिली नहीं मिली? बताओ। ठाकुर साहब नमस्कार, काली बाबू नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार। ये मोनू कौन है? प्रणाम प्रणाम, सभी को नमस्कारम। देख लेता हूँ क्लास की कमेंट्स ठीक से चल रही है ना। नमस्कार भाई। मैंने प्रिपरेशन फॉर एडवांस पढ़ा, ईयूडी से मजा आ गया पढ़कर। आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक बहुत साधारण सा टीचर हूँ, बहुत छोटा सा टीचर हूँ, जो सिर्फ कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को सच से मिलाने की। और ये आप हैं जो पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन के नोट्स आज अभी मैं डलवा देता हूँ थोड़ी देर में बोलने के बाद, ठीक है ना? तो ये सारी मेहनत आप लोगों की ही है। आप लोग जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं ये आपको आप सिखा रहे हैं, ठीक है? मैं तो एक बहुत छोटी सी कोशिश करता हूँ और वो कोशिश अगर सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन जो सेक्शन है ना आप लोगों का, ये जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, ठीक है ना? मुझे याद है जब ये बैच चल रहा था तब अंकित नाम का एक लड़का था जो कह रहा था जी पहले ये करा दो, पहले वो करा दो, ठीक है ना? तो उस बच्चे की इच्छा आज पूरी होगी, ठीक है ना? ठीक है भाई। एक बालक ने कुछ और लिखा है। गुड मॉर्निंग सर, इट इज माय फर्स्ट लाइव क्लास, completed my English batch 16, learned many new concepts in this batch. You are good teacher. My first attempt for 2020. After seeing calendar, feelings so fear of failure is in. डरने की क्या बात है यार अजय मेरे भाई, डरने की क्या बात है? ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो डर है ना, इस डर को आपकी कंसिस्टेंसी खत्म कर सकती है। मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा अजय आपके ऊपर, ठीक है ना? आप अपनी यही पूरी की पूरी बात ना मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करना, ठीक है? आप यही बात अपनी टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज भेजना, ठीक है जी? वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेंशन ना, ठीक है ना? अंकित ने कहा था कि चलो बेटा, देखो अंकित, अब आप मेरी तरफ से बहुत कुछ चीज सीख चुके हो। अब आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तो आ जाओ, कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है ना? कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में एक बेहद ही गजब का एरिया है, ठीक है? आप कहोगे जी जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है उससे आप गजब का क्यों कहते हो? जिससे आप सब को डर लगता है, ठीक है ना जी? अब डर लगने की वजह क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? और इसी को मैं आपके सामने सबसे गजब का एरिया क्यों कहता हूँ, इसको ध्यान से समझना अंकित। आपको क्यों मना किया था उस समय मैंने कि बेटा जो करा रहा हूं पहले उसे समझ लो, आगे इसको समझना, आपके लिए ये एरिया साफ हो जाएगा। आप लोग ये जानते ही हैं मेरे बच्चों कि ये जो सेक्शन है ना, ये आपके 3 अलग अलग हिस्सों में बांट कर दिया जाता है। और एक आप लोग जिसे बचपन से इस नाम से जानते हैं, अनसीन पैसेज, ठीक है जी? एक आप इसे नाम से जानते हैं, किससे? अनसीन पैसेज, ठीक है? दूसरा नाम इसी चीज को आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम से कॉम्पिटिटिव लेवल पर जानते हैं, ठीक है ना जी?
कुल मिलाकर हमारी नजरों में ये क्या है, कुल मिलाकर हमारी नजरों में ये एक पैसेज हुआ भाई। अब हम अपनी लोकल भाषा पे आ रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी नजरों में कुछ और ना हुआ है, ये एक पैसेज हुआ है और इसके भाई हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हुए हैं। ऐसे ही हुआ ना भाई, ऐसे ही हुआ कि हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले और उन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो भैया हम लोगों को तो जेल आ गए हैं कि जे रहा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चनों को ध्यान से पहले एक बार पढ़ लो भाई और इन क्वेश्चन को इनमें उठा के ढूंढ डालो। हमने तो हाइड एंड सीक बना दिया इसका, है ना। इनका तो हम लोगों ने हाइड एंड सीक बना दिया। हाइड एंड सीक का मतलब खो और पाओ, है ना। हम इसे खो और पाओ मानकर चलते हैं, है ना जी, कि हम लोगों को बस ढूंढना है, कुछ ना कुछ मिल जाए तो। लेकिन तरीका ये ठीक है या नहीं है ये आप जानते हैं। और इससे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोगों ने स्कूल लेवल पर भी कभी इसे सीखने की कोशिश नहीं की। ठीक है भाई, ओ मेरे भाई बेबी वाले, ठीक है ना, समझ में आ गया। हमने कभी स्कूल लेवल पर भी इसको समझने सीखने की कोशिश नहीं की। फाइन। और जिन्होंने नहीं सीखा उनका वो डर बरकरार है। ठीक है, मैं आज बताऊंगा आपकी कितनी सारी गलतियां, कमियां हैं, कितने सारे हर्डल्स हैं जिनकी वजह से आप डैमेज होते हैं, फिर उनके बाद चीजों को उठाएंगे। फिर भाई एक बात समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि इसी के बीच में से मैं कुछ लाइंस को गायब कर दूं और भाई मैं इसी बीच से कुछ लाइंस को गायब करके, या फिर अगर मैं इसी के बीच आपको पॉइंट्स बनाकर दे दूं 1 2 3 4 और 5 और मैं यहाँ पर आपके सामने ब्लैंक्स छोड़ दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप कहोगे सर इन्हीं ब्लैंक्स को उठाकर आपने चॉइसेस बना दी, है ना। इन्हीं ब्लैंक्स को उठाकर आपने चॉइसेस बना दी और इन्हीं चॉइसेस का नाम आपने क्या रख दिया? क्लोज टेस्ट रख दिया। इन्हीं चॉइसेस का नाम आपने क्या रख दिया? क्लोज टेस्ट रख दिया। यही चीज क्लोज टेस्ट बन गई, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज भारत कह रहा है सिखाते नहीं स्कूल में। नहीं नहीं, स्कूल अपनी जगह जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। स्कूल को ऐसे बेआबरू करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल ने आपको जो सिखाया वो अच्छा सिखाया, स्कूल को कहीं रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समझो, एक छोटा बच्चा है जो बिल्कुल नया क्लास में बैठता है, एटलीस्ट उसे बैठना सिखाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक स्कूल टीचर रहा हूँ, मुझे ये चीज पता है, ठीक है ना। एक बच्चे को जो भी सिखाया है किसी भी टीचर ने, हम उसके लिए थैंक्स कहेंगे। आज आप लोगों को एक ऐसी मूर्ति में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसके लाखों नहीं करोड़ों दीवाने होंगे, समझ रहे, जिसके लाखों करोड़ों दीवाने होंगे। आज आपकी वो मूर्त बन रही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ की किसी खान से जिसने सबसे पहले वो पत्थर ढूंढा, जिसने उस पत्थर को तोड़ा, उस पत्थर को तोड़कर वो शिला बनाई और वो मेरे सामने लेकर आया, तो उसका कोई रोल नहीं है। उसका भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, जिसने सबसे पहले ये मेहनत की। मैं तो एक वो मूर्तिकार हूं जो आपको फाइनल टच दे रहा हूं, और जिस दिन आपका फाइनल टच मेरी तरफ से ओके हुआ, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करो, फिर लाखों नहीं करोड़ों दीवाने होंगे आपके, ठीक है ना। फिर आपके लिए वो गाना गाया करूंगा मैं, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्लोज टेस्ट बन गया भाई। तो यानी कि इसी का बदला हुआ रूप क्लोज टेस्ट में देखने को मिलता है। अरे हाँ है ना मेरे बच्चों, बात समझ में आई? क्लोज टेस्ट इसी का रूप है, ठीक है। अब फिर तीसरी चीज आती है, और उस तीसरी चीज को हम कहते हैं क्या चीज? पैरा जंबल भी कह देते हैं, पैरा जंबल्ड भी कह देते हैं, दोनों अपनी जगह वैलिड हैं। पैरा जंबल भी कह देते हैं बच्चों, इसे पैरा जंबल्ड भी कह देते हैं, ये दोनों चीजें अपने आप में, ठीक है ना जी, बात समझ। पैरा जंबल्ड का मतलब क्या हुआ? अब मेरे बच्चों सोच के देखो, चलो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। अगर मान लो इसी लिखे हुए पैराग्राफ को, अगर मान लो इसी लिखे हुए पैराग्राफ को, अगर मान लो ऐसा कुछ किया जाए कि हम इसकी इन दो लाइंस को, ठीक इसी तरीके से इन दो लाइंस को, ठीक है जी, इसी तरीके से इस एक लाइन को, और बची हुई जो हमारे सामने लाइंस हैं, ठीक है ना, अगर मान लो इन्हीं लाइंस को हम इकट्ठा करते हैं और अलग अलग एरिया में, और अलग अलग एरिया में सबसे पहले मैंने इसको रख डाला, ठीक है जी, उसके बाद फिर भाई इस वाली लाइन को मैंने उठाया, सबसे आखिर में आपके सामने रख दिया, ठीक है भाई, इस वाली लाइन को पहले रख दिया, और इस वाली जो दो लाइंस है इनको ऐसे रख दिया, और इन्हीं के सामने मैंने आपके सामने रख दिया ABCD। तो बताओ जरा क्या अरेंजमेंट होगी? बताओ जरा क्या अरेंजमेंट होगी? तो आप कहोगे सर आप हमारे मजे ले रहे हो, सुबह सुबह है, आप हमारे मजे ले रहे हो, आपने कुछ भी नहीं किया,
आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उठाकर एक पैसेज ही था और उसकी कुछ लाइन पहले कुछ लाइन बाद में कुछ इधर कुछ उधर 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 ठूस दी, और हमसे अब आप हमसे पूछ रहे हो कि इसकी अरेंजमेंट क्या होगी। मेरे बच्चों यही चीज कहलाती है पैरा जम्बल्ड। तो भाई एक बात मजेदार समझ में आ गई है जी, एक बात आपको समझ में आ गई, और वो खूबसूरत बात पता है क्या है, एक बात और वो खूबसूरत बात ये समझ में आई कि अगर कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना ठीक से सीख लिया तो ये दोनों तो अपने आप ही सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। अंकित भाई समझ में आई बात मेरी, है ना? आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? ठीक है, अच्छा इस बात को बहुत अच्छे से समझ कर चलो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ कर चलो। एवरीथिंग इज इंडीड कनेक्ट, हर चीज अपने आप में खूबसूरती से जुड़ती है, ठीक है ना? हर चीज अपने आप में खूबसूरती से जुड़ती है, ठीक है ना? आप लोगों की लाइफ में ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई? क्योंकि अगर ग्रामर नहीं समझ आई तो स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे, और अगर स्ट्रक्चर समझ नहीं आए तो आपके अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है ना इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करने की, सर हमको इनका हिंदी समझ नहीं आता है। अरे भैया हिंदी को हिंदी की तरह रख दो और थोड़ा इंग्लिश की कहानी को समझने पर आओ। हिंदी को थोड़ा सा हिंदी के साइड में रख दो, मेरी बात समझ है? हिंदी को थोड़ा हिंदी की साइड में रखो, इंग्लिश की सब मिक्स नहीं करना, मैं समझाऊंगा कैसे। गॉट इट? ठीक है ना? तो हमारे बच्चों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो सोचते हैं कि इस लिखे हुए की हम ट्रांसलेशन करने लग जाएं। ट्रांसलेशन की तो जरूरत ही नहीं है, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अभी आप महसूस करना इस चीज को, ठीक है ना? चलो, तो बात ये समझ में आ गई सर, इन तीनों की जो सॉल्यूशन की है ना वो पैसेजेस के अंदर ही है। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि जी पैसेज आता कितनी तरह का है, पैसेज के अंदर सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उसके बाद सवाल हल कैसे किए जाते हैं। तो पहले मैं आप लोगों की छोटी सी फाउंडेशन तैयार करता हूं, ठीक है ना? ठीक है, जितनी भी बार मेरी क्लासेस को आप देखोगे ना, ठीक है ना, जितनी भी बार आप मेरी क्लासेस को देखोगे, अपने कंटेंट को रिवाइज करोगे, उतनी बार आपके दिल में अजीब खुशी आएगी। ध्यान रखना, उतनी ही बार आपके दिल में अजीब खुशी आएगी। मैं कल एक भजन सुन रहा था, वो भजन आप बार बार कहोगे, ठीक है ना? श्याम गुण तेरे ना गाऊं तो कोई बात नहीं। हमें पता है क्या होता है, जिस चीज का एहसास हमें सच से मिल जाए, सच का मतलब जो हम जानना चाहते हैं, और वो एहसास अगर हमें मिल जाए तो हमारे दिल में वो धुन गुनगुनाती है कि यार मजा ही आ गया, मेरा तो जो मैं सीखना चाहता था मुझे वो सीखने को मिल गया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है यार, ठीक है ना? आपके दिल में वो खुशी आएगी। इसीलिए डेडिकेशन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपके साथ मिलकर कॉम्प्रीहेंशन की कहानी को खोलूंगा और उसके बाद हम इसी सीक्वेंस से कहानी को आगे लेकर चलेंगे। तैयार है बच्चों? आओ। तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना जी? मैं इसको शॉर्ट और टू द पॉइंट कैटेगरी से मिला देता हूं, और ये मैंने लिख दिया जिसका असली नाम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ठीक है बेटा, आपके एग्जाम में मार्क्स अगर ये कवर करने पर आए तो करीब करीब ये 30 नंबर कवर करा देता है आपके पेपर में। कभी कभी अगर मार्क्स की बात हम करें तो इसकी जो वेटेज है ना वो करीब करीब 30 नंबर भी आपको कवर करने में 200 में से, ठीक है ना? आप अगर सीपीओ में जा रहे हो तो वहां भी अच्छी वेटेज है, आप अगर स्टेनो में जा रहे हो वहां भी अच्छी वेटेज है, सीएचएसएल में जा रहे हो वहां भी अच्छी वेटेज है, बैंकिंग में जा रहे हो तो सारी ही इसकी वेटेज है, ठीक है ना जी? सारा ही खेल इस पर टिका हुआ है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का, ठीक है ना जी, की सेट अगर दे रहे हैं तो भाई वहां भी इसी की वेटेज है। समझ में चल गया? तो यार इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो इसमें ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये हर एक पेपर का फेवरेट है। सोचा आपने ये चीज? नहीं सोचा, अब आप सोचोगे। कुछ तो ऐसी बात होगी कि हर एक पेपर का ये फेवरेट है। क्यों? आ जाओ समझाता हूँ, ध्यान से समझो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, ठीक है ना? आप मेरे सामने, मैं एक आपके सामने पैसे दिखा दूंगा, ठीक है ना? कभी कभी मैं आप लोगों को ऐसे ट्रीट करता हूँ कि आपको आपने पैसे चाहिए, कभी कभी मैं आप लोगों को ऐसे ट्रीट करता हूँ कि आपने पैसे नहीं देखा, लेकिन कभी कभी ऐसे देख लेना भी अपने आप में बिल्कुल सही है। साउंड में प्रॉब्लम है? अब
ठीक है। अब भाई देखो, एक बार इस पैसेज को ध्यान से देखो। आपके सामने ये पैसेज आया, आप इसमें क्या देख रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है? हेलो 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 हेलो। मुझे लगता है माइक के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब ठीक है? हेलो 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 हेलो। अब ठीक है? अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? बताओ जरा मेरे को। ए भाई, अब ठीक आ रही है आवाज? चलो आ जाओ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? आगे। अबे श्री, गड़बड़ क्या कर रहा है? श्री लिखना चाह रहा था हा 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 हा। श्री लिखना चाह रहा था हा 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 हा। इस नालायक ने क्या किया? ए को पहले कर दिया, एच को बाद में कर दिया। तुझे पता है तू क्या लिख रहा है? तुझे पता है तू क्या लिख रहा है? नालायक। अब आपके सामने ये पैसेज आया भाई, ठीक है? आपके सामने ये पैसेज आया, ठीक है? अब आप अगर इस पैसेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे क्या, ये बताओ पहले तो। बताना भाई जरा। आपके सामने ये जो पैसेज आया, ठीक है ना, है तो ये क्या हो गया? बताओ जरा, बताओ। सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं। आप लोग मैं कुछ दिन पहले, छोड़ो, एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंस इज सेक्सी, ठीक है ना? ये वर्ड बड़ा चला था कुछ समय पहले, सेक्सी। लोग अक्सर एक दूसरे को कहते थे। बेसिकली उसका मतलब लोग कहना चाहते थे इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि ये बेसिकली अपीलिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना? बेसिकली बेसिकली इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस इज सेक्सी। एक इंटेलिजेंट इंसान जो होता है ना, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। छोड़ो सारी बातों को। आपके सामने जो पैसेज है भाई साहब, इस पैसेज में आप पढ़ोगे क्या? ठीक है, सॉरी, तो क्वेश्चंस आ गए हैं जी। आप इस पैसेज में कहोगे जी सर मैं तो इस पैसेज में खाक पढ़ूंगा, मेरे को क्या करना पढ़ के, ठीक है ना जी? अब सवाल उठता है जी, हमारे सामने जो पैसेज आता है मेरे दोस्तों, हम उसमें क्या देखें और क्या पढ़ें? आप जब पैसेज को ध्यान से देखने की कोशिश करोगे मेरे बच्चों, तो पैसेज के अंदर आप, एक बात तो सच है कि पैसेज के अंदर आप पढ़ोगे लिखे हुए सेंटेंस, लिखे हुए वर्ड्स और लिखे हुए फ्रेजेस। भाई यही तो पढ़ोगे, है ना? यही तीन चीज तो पढ़ोगे, या तो सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे, या वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, या फ्रेजेस लिखे हुए मिलेंगे। आके ना, यू गॉट माय पॉइंट? एक बालक लिख रहा है जी हम तो सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अरे भाई साहब, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ोगे, पैसेज होगा तभी तो क्वेश्चन पढ़ोगे। पॉइंट है, ध्यान से समझना। आप जब किसी भी लिखे हुए पैसेज के अंदर सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करोगे तो यकीनन सेंटेंस बनते हैं किससे? स्ट्रक्चर से। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोगों को जरूरत किस चीज की पड़ गई भाई? ग्रामर की पड़ गई। तो बिना ग्रामर के तो हम लोगों को सेंटेंस समझ आएंगे ही नहीं, है ना? बिना सेंटेंस के तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आएंगे ही नहीं। अगर वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो भाई शब्दों की अगर हम बात करें तो इन शब्दों की वजह से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी मिल जाती है। अरे है ना? अब इन्हीं वर्ड्स को आपस में मिलाकर हम फ्रेजेस बना देते हैं। लड़ाई उठ गई एक नई चीज पर, और वो नई चीज क्या है? मीनिंग। मीनिंग हमारे दो हिस्सों में बट गए। एक मीनिंग हमारा समझ में आ गया जिसे हम कहते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल का मतलब क्या समझ में आया? फैक्चुअल मीनिंग, ठीक है ना जी? लिटरल का मीनिंग क्या समझ में आया भाई? जो फैक्चुअल मीनिंग है, यानी कि जो आपके सामने शब्द कह रहे हैं बिल्कुल वही आपको समझ में आ रहा है। बात समझ रहे हैं? लिटरली मीन्स जो फैक्ट्स हमें कहते हैं। और दूसरा मीनिंग आता है मेटाफोरिकल, या फिर जिसे हम कहते हैं इंप्लाइड मीनिंग। कौन सा मीनिंग हो गया जी? इंप्लाइड। अब इस इंप्लाइड को ही हम मेटाफोरिकल भी कह देते हैं। इस इंप्लाइड को ही मेरे बच्चों हम मेटाफोरिकल भी कह देते हैं, ठीक है ना? मेटाफोरिकल को ही हम अगर कहना चाहे तो फिगरेटिव मीनिंग भी कह देते हैं। अगर इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आ जाओ भाई अपनी लोकल दुकान पर। अलंकारिक, क्या कह देते हैं? अलंकारिक अर्थ निकलता है, अलंकार जिसे हम कहते हैं, याद है ना? आप किसी इंसान को जाकर कह देते हैं, आप किसी इंसान को जाकर कह देते हैं आप बेहद खूबसूरत हैं, तो उसे वही समझ में आया जो शब्दों ने कहा, है ना?
आ, आपने किसी इंसान को जाकर कहा आप बेहद खूबसूरत हैं, ये क्या है? लिटरल मीनिंग है, इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, जो कहा है वो सामने वाले ने समझ लिया। अब अगर आप किसी इंसान को जाकर कह देते हैं आप एक खूबसूरत फूल हैं, आया ना? अब भाई इसका पीछे वो समझने लग गया, वो बड़ा खुश हो जाएगा, उसे लगा आप उसे रोज कहना चाह रहे हैं, यानी कि गुलाबो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप उसे कह रहे हैं कि आप गोभी का फूल है। अरे भाई खत्म, टाटा बाय बाय। तो जो फिगरेटिव है ना, यही की वजह से आप लोगों को पैसेजेस में इडियम्स समझने को मिलेंगी। ठीक है जी, एक बात याद रखना, आप जिस इडियम्स और फ्रेजेस को लेकर परेशान होते हो ना, कि जब हमें इडियम्स और फ्रेजेस और वोकैबुलरी याद नहीं होती, उसको याद करने का जो सारा का सारा सॉल्यूशन है ना, वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में छिपा हुआ है। ठीक है जी, आपको मैं बता देता हूं, किंग जेम्स बाइबल, किंग जेम्स ने अपनी बाइबल कंपाइल कराई, और किंग जेम्स की जो बाइबल थी, उस बाइबल के अंदर से ही सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों के लिए निकाले गए हैं जो आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इडियम्स और फ्रेजेस को बनाने के लिए किसी ने बैठकर कोई अलग से नहीं काम किया, उन्होंने पैसेजेस के अंदर इडियम्स को फिट किया, जिनका फिगरेटिव मीनिंग उस पैसेज के अकॉर्डिंग निकला जो आज आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी आपके साथ मिलकर सीखूंगा कैसे इडियम्स और फ्रेजेस को पैसेज में से निकाला जाए, पढ़ा जाए। ठीक है भाई तो पहली बात ये समझ में आ गई। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे तीनों दायरे इंप्रूवमेंट में आते हैं, और इसे पढ़ना ही इसको सोल्व करने का सबसे पहला तरीका है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितनी तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि भैया लड़ाई तो तब करी जाए जब लड़ाई करने की वजह समझ आए, आए ना? लड़ाई तो तब करी जाए जब लड़ाई करने की वजह समझ आए। ठीक है भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। फाइन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना जी, अब किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पैसेज, कि भैया ये जो पैसेज आपके सामने है ये किस तरह का है। पैसेज के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, पैसेज के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। पहला पैसेज हो सकता है जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल। ठीक है जी, एक पैसेज हो सकता है जिसे हम कहते हैं डिस्कर्सिव, एक पैसेज हम जिसे कह सकते हैं क्रिटिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहले इन चार पैसेजेस के टाइप्स के बारे में समझ लो जी। सबसे पहले हो गया जी पैसेज एक ऐसा जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल। इस फैक्चुअल को ही हम इंफॉर्मेटिव पैसेज भी कह देते हैं। इस पैसेज का कोई और पर्पज नहीं होता, इस पैसेज का कोई और पर्पज नहीं होता, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करनी होती है। आपको मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन पास करनी होती है। आप कोई भी पैसेज जब पढ़ते हो तो उस पैसेज के अंदर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, फैक्ट्स दिए जाते हैं, और उन सारे के सारे फैक्ट्स को हाँ बच्चों, इंफॉर्मेटिव यानी कि इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स बताए जाते हैं। ठीक है ना जी। डिस्कर्सिव किसे कहा जाता है? डिस्कर्सिव का मतलब होता है जिसके अंदर उठे बहस। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच के जवाब देना, ठीक है ना भाई? मुझे एक बात का जवाब दो सोच समझ के। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अच्छी है या बुरी है? या फिर अगर मैं कहूं जनसंख्या वृद्धि अच्छा है या बुरा है? सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज। बताओ। बेटा वो बीच वाले रैक में है। हाँ जी, इसी में है। थैंक यू बेटा।
मैंने आपसे सवाल पूछा, जनसंख्या वृद्धि अच्छी बात है या बुरी बात है, बताओ। हम्म, मुकेश ने कहा बुरी बात है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया जी, डिमांड और सप्लाई अगर बराबर है तो ये अच्छा है, अल्टीमेट। आपने कहा सर डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स, वेरी गुड। एक ने कहा जी गुड है और बैड है, एक ने कहा जी लिमिट में है तो सही है, अदरवाइज दिक्कत ही है, बोथ। अच्छा, तुम लोग जवाब जो दे रहे हो, तुम लोग जो भी जवाब दे रहे हो, एक बात का सवाल मैं फिर से पूछता हूँ। भाई जिनकी शादी हो गई है, भाई जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी तो क्या आप संतान सुख नहीं चाहोगे, बताओ। बस यस या नो में मुझे जवाब देना, क्या आप संतान नहीं चाहोगे। मैं इस सवाल को फूहड़ तरीके से भी पूछ सकता था, फूहड़ तरीके से भी पूछूंगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपकी जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी होने वाली है, ठीक है जी, तो क्या वो संतान सुख चाहेंगे, हाँ या ना का जवाब देना। बालकों के जवाब में पढ़ के सुना तो सकता हूँ पर धुआं उड़ जाएगा। ठीक है, इसी सवाल को मैं फूहड़ तरीके से पूछता हूँ, ठीक है। भाई एक बात बताओ, अगर हम बच्चे पैदा करें ही नहीं तो हम आए किस लिए इस संसार में। पीयूष का ही आंसर पढ़कर सुनाऊंगा। पीयूष कह रहा चाहेंगे क्यों नहीं चाहेंगे। अब बात दिल पे लगी। थोड़ी देर पहले तो विरोध उत्पन्न हो रहा था, अब पीयूष ने काना चिल्ला के एकदम चाहेंगे क्यों नहीं चाहेंगे, साला आए किस लिए धरती पे, खूब बच्चे पैदा करने आए हैं भाई, कैसी बात कर दी भाई। तो इसका मतलब तो ये होगा जी, पड़ोस के घर में बालक पैदा हो तो तुमको जनसंख्या वृद्धि अच्छी बात नहीं है, जब तुम्हारी बारी आई तो साला तुम रुकोगे ही नहीं है बेटे, पकड़े गए ना। अब इस पॉइंट को समझो, ये मुद्दा क्या है, डिस्कर्सिव मुद्दा है, इसका मतलब इस पर वाद विवाद हो सकता है, ठीक है ना जी। मेरे विचार मैं दोनों तरीके से सिद्ध कर सकता हूं, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों तरीके से प्रूव कर सकता हूं। अगर मैं इसे अच्छा प्रूव करूंगा तो आपके दिमाग में बुरा उत्पन्न हो जाएगा, और अगर मैं इसे बुरा कहूंगा तो आपके दिमाग में अच्छा उत्पन्न हो जाएगा। राइटर इंटेंशनली एक ऐसा पैसेज लिखता है, इंटेंशनली एक ऐसा कंटेंट लिखता है आप सभी के सामने कि आपके दिमाग में एक विरोध आएगा कि राइटर कह तो ठीक रहा है पर यह क्यों नहीं कहा जा सकता। वो पैरेलल जो चल रहा है ना, वो लड़ाई आपके सामने डिस्कर्सिव कहती है, हिंदी में इसे वाद विवाद हम कहते हैं, यानी कि इस तरीके के पैसेज को हम डिबेटेबल पैसेज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। अब चाहे मेरे क्वेश्चन को गलत मत लेना, मैं सिर्फ समझाने। भारत कह रहा सर इसलिए मैंने जवाब ही नहीं दिया, तूने जवाब ही नहीं दिया बेटे, तू सिंगुलर ही मरेगा, ठीक है ना जी। अब आता है एक अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल। अब क्रिटिकल के दो मीनिंग होते हैं जी, ठीक है ना। एक क्रिटिकल का मतलब तो होता है मतलब सीरियस, एक क्रिटिकल का मतलब तो होता है बड़ा सीरियस। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जीवन में बड़े क्रिटिकल होते हैं, सीरियस होते हैं, उनसे कुछ भी बात अगर कही जाए, वो तेरे को पता है सुरेश की शादी होगी तो मैं क्या करूं। अगर मान लो कल को उसकी शादी हो रही है, आप उसको कहते हो यार तेरी शादी हो बताइए, तो मैं क्या करूं। तो भाई साहब अब उन्हें क्या बताए, क्या करें, हाँ है ना। पॉइंट को ध्यान से समझो, ये कौन सा हो गया सीरियस, लेकिन पैसेज में सीरियस नहीं है, है ना, पैसेज में सीरियस नहीं है। अब कहानी में दूसरी बात आ गई, क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर आप लोगों को किसी चीज के मेरिट और डिमेरिट बताए जाते हैं, ठीक है ना जी। और इन मेरिट और डिमेरिट के बेसिस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि देखो इसमें क्या अच्छा है और इसमें क्या बुरा है, और उसके बेसिस पर आप लोगों को सवाल उठाए जाते हैं। अलेक्जेंडर पोप, बिल्कुल ठीक है पूनम भाई। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आत्मविश्लेषण कहते हैं उसे, इंट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। कैसे करते हैं आत्मविश्लेषण, आप बैठे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है जी। आप बैठे हुए हैं और आप बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, ठीक है ना जी, बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं।
पुरानी जीन्स और गिटार, कॉलेज की वो मस्तियां। ओ भाई साहब, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, इंट्रोस्पेक्टिव, ठीक है ना, सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण, ठीक है ना जी। एक पैसेज का और टाइप बता देता हूं, ये भी कई बार फंस जाता है। इस पैसेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव पैसेज। कभी कभी, मतलब रेयर चांस, वैसे नहीं पूछा जाता मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर बैंकिंग एरियाज में जाते हो तो पैसेज का टाइप पूछ लेता है। सी सेट में अगर जाओगे तो पैसेज का टाइप पूछ लेता है। अब आप देख लो, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ सीजीएल की ही आसपास घुमा रहा हूँ, सीपीओ के आसपास घुमा रहा हूँ, मेरी पर्पज है कि मैं आपको इससे बाहर भी लेकर जाऊं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिव पैसेज का मतलब, रिफ्लेक्टिव शब्द बना है रिफ्लेक्शन से। अब रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आप किसी चीज को देखते हैं तब आपको अपना चित्र नजर आता है। यही रिफ्लेक्शन है ना बच्चों, है ना, ठीक है ना जी। बात समझ, यही चीज तो आ गया। आप जब किसी चीज को देख रहे हैं आपको उसमें अपना चेहरा नजर आए। अब आपके सामने कुछ बच्चे गली में खेल रहे हैं। अब आप तो सभी बुजुर्ग हो गए हो, है ना, दांत भी छोड़ के सहारा जा चुके हैं, है ना, जुल्फे सफेद हो रही हैं, गुरु जी का बात करते हो, साला बूढ़ा हो गए हैं। तो भाई आप सामने जो देख रहे हैं, आपके सामने गली में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों को देखकर आपको अपना बचपन याद आ गया। अब ससुरे देख लो आजकल के बच्चे, है, देख लो आजकल के बच्चे गली में खेल रहे होते हैं, मिट्टी से इतना डर लगता है। हो हाउ शिट, ये कितना गंदा हो गया है। और एक हम थे ससुरे, चड्डी चड्डी में गली में खेलते रहते थे भाई साहब, धूल में और मिट्टी में और ये और वो। और आजकल की मम्मियों को देख ले, हो फिर से शिट में बैठ गया, तो इधर आ जरा मेरे पास, इधर आ, अभी नहीं ला के भेजा था, पापा को बोलूं मैं, है। एक हमारा जमाना था भाई साहब, हमारे बचपन में हमारी माँ कुछ ना बोला करती थी, हमारी माँ सीधा लपेट देती थी। गली में देखती थी भाई साहब बचपन में, और हम सड़े खड़े होते थे। पहले तो खेलने देते थे, ससुरा चलो ठीक है खेलते रहो, ठीक है ना, क्योंकि पहले बच्चे भी तो बहुत सारे पैदा करने होते थे, गली में खेलते रहते थे तो टाइम भी होता था, तो भाई वो खेलते रहते थे। जब भाई साहब फुर्सत मिल जाती थी उसके बाद बच्चों को आगे भाई साहब कुछ नहीं बोलना, मम्मी को ले दे लपाड़े फटाफट, साला का। फिर भाई साहब लेके और उनको बाथरूम में जब रगड़े मारे जाते थे, अरे तुम सोच नहीं सकते। पुराने जमाने में पहले भांडे घिसे जाते थे भाई साहब, भांडे मीन्स बर्तन घिसे जाते थे, वैसे ही रगड़े मारे जाते थे बुरी तरीके से भाई साहब। हम बिल्कुल कतई लाल हुए यूं बैठे रहते थे, फिर लगा के सरसों का तेल मुंह से लेकर पैरों तक धूप में बैठा दिए जाते थे, फिर साला काले पड़ गए। रिफ्लेक्टिव समझ में आ गया भाई? समझ में आया? रिफ्लेक्टिव का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली इसके अंदर हमें बताया जाता है क्या चीज, रिमेम्बरेंस, ठीक है ना जी। इसी चीज को आप रिकलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। पूनम जी याद आया वर्ड्सवर्थ की पोएम की, पोएट्री की डेफिनेशन, रिकलेक्शन है कि नहीं? ठीक है, रिकलेक्शन आपको याद आती पुरानी बात है। तो पैसेज के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन होता है थीमेटिक क्वेश्चन। जब थीमेटिक क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, थीम बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम इस थीम की बात करते हैं तो थीम का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। देखो बेटा, सेंट्रल आइडिया, किसी भी पैसेज को जब लिखा जाता है, किसी भी पैसेज से लिखा जाता है, ठाकुर कह रहा फिजिक्स से अलग रिफ्लेक्शन समझ आ गया। सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया भाई, आपका कोई भी इंसान, मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे बोलने की कोई ना कोई तो मुद्दा होगा, मैं आपको पैसेज समझने का तरीका बता रहा हूं, यही तो हो गया ना भाई। मेरे बोलने का कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना जी। बात समझ रहे? कोई भी इंसान आपके सामने बोल रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो आप उसकी पॉइंट को समझते हैं एग्जैक्टली इसके इतनी सारी बकवास करने का पर्पस क्या है। अब जो थीमेटिक क्वेश्चन होता है ना, वो आपके पेपर में 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना जी। एक जिसे हम कहते हैं वन लाइन, एक होता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट लाइन, और एक जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड। तीनों को ध्यान से समझना, यहां से पैसेज खतरनाक बन जाता है। आपके सामने कोई भी पैसेज दिया गया है बेटा, आपके सामने कोई भी पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के अंदर आपको कहीं बीच में किसी एक लाइन के अंदर आपको थीम दे दी जाती है, और ये पैसेज आपके लिए सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा आसान होते हैं, इन्हें देखते चुटकियों में पैसेज समझ में आ जाता है। फिर कहानी बदल गई, फिर कहानी बदल गई क्या कि सर
इसी पैसेज को अगर हम देखें तो इसी पैसेज को अलग अलग छोटी छोटी लाइंस में बांट दिया जाता है, और भाई हम जब इससे पढ़ते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कुछ हिस्सा थीम का यहाँ है, कुछ हिस्सा यहाँ है और कुछ हिस्सा आगे है। इन चीजों को आपस में हमें कनेक्ट करना होता है, और इन्हें आपस में कनेक्ट करके ही हम सीख पाते हैं कि अच्छा इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग है। ठीक है, फिर आती है भाई एक तीसरी कैटेगरी फिर आती है बच्चों एक तीसरी कैटेगरी, और वो तीसरी कैटेगरी क्या है? इम्प्लाइड। वो इम्प्लाइड कहने का क्या मीनिंग जमाना चाहता है आपके दिमाग में? इम्प्लाइड कहने का मतलब समझ में आता है कि पूरे पैसेज के अंदर कहा क्या जा रहा है और कहना क्या चाहता है राइटर, ये दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, फिल्म का नाम था बागबान। देखी थी आप लोगों ने? फिल्म आई थी कुछ साल पहले बागबान, अमिताभ बच्चन, याद है? सलमान खान। याद है? ऐसी अच्छी फिल्में देखा करो, ऐसी अच्छी फिल्में देखा करो। और आपको याद नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, ये इतनी क्लासिक थीम पर है। क्लासिक का मतलब जो कभी मतलब सैकड़ों सालों से चली आ रही है। क्लासिक हम कहते भी उसी चीज को हैं जो एजेस बाय एजेस लोग पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना जी? भाई भाई कप नहीं है तो देसी से आदमी यार कुछ भी पी ले, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? ये क्लासिक है। बेसिकली क्लासिक होने का मतलब क्या होता है? जिसे एजेस आफ्टर एजेस लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्या? क्लासिक। ठीक है, ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है कि क्लासिक किसे कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे रॉयल एनफील्ड को हम क्लासिक कहते हैं। चाय नहीं है बेटा, इसमें दूध है, देखो ध्यान से, सफेद चमक रहा है। ठीक है भाई, यार तुम मेरी चाय छुड़वाओगे, रख दी मैंने, बस अब नहीं पी रहा हूं तुम्हारे सामने, छिप के पीऊंगा, अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं क्या पी रहा हूं। हाँ नहीं तो आप लोगों ने ऐसी फिल्मों को क्लासिक कहा है। ठीक है ना? रॉयल एनफील्ड, ठीक है, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। क्लासिक क्यों कहा? कभी एजेस आफ्टर एजेस चलती आ रही। रेड एंड व्हाइट क्लासिक, पता नहीं कितनी पुश्तें उड़ा दी उस धुएं ने। तो भाई अब इसको समझो ध्यान से। बागबान फिल्म अगर आपने देखी हो तो बागबान फिल्म के आखिर में जब अमिताभ बच्चन की वो बुक सुपर डुपर हिट हो जाती है, और बहुत सारी, अच्छा एक बात के लिए थैंक्स, इंग्लिश एक्यूमेन बेस्ट सेलर बुक बनाई है, घोषित की है अमेजन ने। ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली केयर, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। फाइन, तो भाई अब दूसरी बात लेके चलते हैं। मैं क्या कह रहा था, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के आखिरी पलों में एक सीन दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन की बुक इतनी ज्यादा हिट हो जाती है और वो बैठकर लोगों के सामने एक कहानी सुनाता है, और उस कहानी के अंदर बगीचा, माली और पौधे, ये वो इस चीज के बारे में बता रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? बगीचा, माली, पौधे, इन चीजों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन हकीकत में बता वो बगीचा, माली, पौधे के बारे में रहा है, लेकिन हकीकत में वो किस चीज के बारे में बता रहा है? एक परिवार, उस परिवार का जन्म देने वाला उसका मुखिया, उसके माता पिता और उसकी संतान, ये समझना पैरेलल मीनिंग चल रहा है। बता वो बगीचे के बारे में, लेकिन समझदार लोग जान रहे हैं ये परिवार की बात कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? है ना? बात समझ में आ रही है? ये इम्प्लाइड थीम, मेरी बात समझ है? ये इम्प्लाइड थीम। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कई बार बच्चे मेरी क्लास में कहते हैं कि सर हमारी पिछली 5-6 क्लासेस छूट गई हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो सवाल में ही जवाब है, उनके सवाल में ही जवाब है, मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। भाई आपकी 4-5 क्लासेस छूट गई हैं तो आपके पास जवाब है, 4-5 क्लास देखो यार, है ना? मेरे पास तो इस बात का सिर्फ यही जवाब होगा कि बेटा आगे की भी मत देख। ठीक है ना? सवाल में जवाब है। इम्प्लाइड मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि वो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ मुझसे सहानुभूति चाहता है, मुझसे सिर्फ सिंपैथी चाहता है कि मैं उसे सिर्फ लाड प्यार करूं, पुचकारूं, उसे लगता है कि मेरे लाड प्यार होने से उसकी वो 5-6 क्लासेस वो देख पाएगा, जो कि प्रैक्टिकल है ही नहीं। इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड को ज्यादा पकड़ना, क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन डैमेज करता है तो इम्प्लाइड थीम पर, पैसेज में जो बताया गया उसके पैरेलल उसकी थीम जनरेट होती है, उसे आपको पकड़ना है। पॉइंट नंबर 3, पैसेज के अंदर जिसे हम कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस,
आपका पेपर ज्यादातर यहीं से सवाल पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस। जो पैसेज में दिया गया है वही एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है। जो पैसेज में दिया जाता है वही आपके पैसेज में एग्जैक्टली पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है ना जी। कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कोई लिख लेता हूं मैं, किसी भी तरह का कोई डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी डिटेल है, ठीक है ना जी, उन्हीं से एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर इससे आगे एक क्वेश्चन पूछता है भाई, इससे आगे एक क्वेश्चन पूछता है और वो है आइडेंटिफिकेशन। अगले पेज पर चलता हूं। फिर इससे अगला एक क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन काफी गहरा है, आइडेंटिफिकेशन। यहां से आपकी कसरत शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी। वो क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफिकेशन। रुको यार, आइडेंटिफिकेशन से पहले एक और क्वेश्चन मेरे को आपको बताना था। वो क्वेश्चन है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपकी समझ जांची जाती है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग जानी जाती है, या फिर जो आपने पैसेज में समझा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे अप्लाई करके दिखाना। ये क्वेश्चन अधिकतर सीटीईटी, सी टेट नाम सुना होगा आप लोगों ने। अभी जैसे हाल फिलहाल में एच टेट के एग्जाम हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में एच टेट के एग्जाम हुए हैं, सी टेट के एग्जाम होते हैं। जो टीचिंग एरियाज से हैं, ठीक है ना, जो टीचिंग प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं, उनके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इम्प्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं समझो। आपसे आइडेंटिफिकेशन का एक सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसी चीज को राइट और रॉन्ग के नाम से भी पूछा जाता है, ठीक है ना जी, या फिर इसी चीज को ट्रू या फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपके लिखे हुए इस पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कही गया कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं टाइटल सजेशन। टाइटल सजेशन किसे कहा जाता है, जिसमें टाइटल सजेस्ट कराया जाता है। टाइटल कैसे सजेस्ट कराया जाता है, आओ थोड़ा सा समझते हैं। टाइटल के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थीम को रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा ऐसा पैसेज है, मतलब पॉइंट है, जो आपके सामने लिखी हुई थीम को रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं टाइटल सजेशन, जो कि थीम बेस्ड हो। ठीक है। इसके बाद एक अगली कैटेगरी आती है जो पहचान बताने का काम करती है हमें, और वो पहचान है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीजीएल तो नहीं पूछता, सीजीएल से बाहर अगर हम जाएं तो आपसे अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि भाई ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन क्या है क्या नहीं है, वो पूछा जाता है। ठीक है ना। अभी सीडीएस के पेपर में जैसे इंटेंसिफायर के क्वेश्चंस थे, पैसेज में से निकाले जाते हैं वे क्वेश्चन जानबूझकर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसी चीज को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है ना जी। इसी चीज को मेरे दोस्तों हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। भाई अलंकार तो बचपन में पढ़े ही होंगे, सिमिली, मेटाफर, आयरनी वगैरह। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस में जैसे आएंगे हम डिस्कस करते उन्हें जाएंगे। यही तो फिगरेटिव मीनिंग जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद एक आती है चीजें, हम सेंटेंस के टाइप्स भी कई बार देखते हैं। इस सेंटेंस का टाइप किस तरह का है, किस तरीके का सेंटेंस हमसे ये पूछा जा रहा है, या किस तरीके का सेंटेंस ये हमें कह रहा है। ठीक है ना जी। तो भाई सेंटेंसेस के टाइप्स किस तरीके के होते हैं, जैसे हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप सुने हैं, सिंपल है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। अधिकतर हरियाणा एसएससी इससे ज्यादा पूछता है। ठीक है जी। फ्रेज और क्लॉजेस भी पूछ लेता है। ये बेटा जो आप क्लॉजेस पूछते हो ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में तो ही क्लॉजेस पूछता है आपसे। जो प्रिंसिपल किस तरह का क्लॉज होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ही टाइप है। ठीक है।
जो क्लॉज होता है ना बेटा, जो क्लॉज वाला क्वेश्चन है वो इसी की पैदाइश है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही तीन तरीके के क्लॉजेस निकल कर आते हैं। एक नाउन क्लॉज यानी कि एक वैसा सेंटेंस जो नाउन का काम करे, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक यानी कि ऐसा सेंटेंस जो एडजेक्टिव का काम करे, और एडवर्ब क्लॉज यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो एडवर्ब का काम करे, ठीक है। सेंटेंसेस के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं सीजीएल से बाहर निकल रहा हूं जानबूझकर, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, मूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का मूड कैसा है, कभी कभी राइटर का जो मूड है वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आपकी क्लास में कोई अगर कोई बदसलूकी करे या बेहुदा सवाल अगर कोई पूछे, तो आप देखते हैं कि कभी कभी मैं भी उस इंसान के लिए कैसा हो जाता हूँ, कठोर हो जाता हूँ, है ना। मैं भी उस इंसान के लिए कठोर हो जाता हूँ सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है। वैसे मैं मर्म स्पर्शी हूँ, बड़े आराम से उस चीज को कठोरता की तरफ मैं लेकर जाता हूँ, ठीक है ना, और धीरे धीरे वापस अपने इस पढ़ने पढ़ाने प्रक्रम को आगे लेकर चलता हूँ, यही होता है। अब इस बात को समझें, राइटर कभी कभी इंटेंशनली किसी बात को जब उठाता है तो वो इतना रिजिड होता चला जाता है उस बात के खिलाफ, और उस बात को बहुत बुरे तरीके से पेश करता है। और इसका मतलब क्या हुआ, राइटर का जो पॉइंट कैसा है वो चीज आपसे पूछा जाता है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है ना जी। दैट इज कॉल्ड मूड ऑफ द स्पीकर, और यू कैन कॉल इट इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, ठीक है भाई। आइडेंटिफिकेशन के बाद, ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। हम लोगों से और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हालांकि वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, वो फिलोसॉफिकल कैटेगरीज में जाते हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है ना जी। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, हाउ टू अटेम्प्ट, कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें सर। लड़ाई तो बता दी किससे लड़नी है, कैसे लड़नी है, अब तो सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपनी अप्रोच बदलनी होगी। सबसे पहले हम लोगों को अपनी अप्रोच बदलनी होगी। पहली बात तो हमारे दिमाग में जो ट्रांसलेशन बैठी है, उस ट्रांसलेशन का रोल धीरे धीरे कम करते चले जाना है, ठीक है ना। जो दिमाग में कहीं भी ट्रांसलेशन घूम रही है उसे धीरे धीरे आपको कम करना है, ट्रांसलेशन को कम करना है, और लिखे हुए पैसेज को पैसेज की तरह पढ़ने की आदत डालनी है। अब पैसेज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक दिमाग में नियम बना लो जी, क्या चीज, वन गो रीडिंग। अब वन गो रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पैसेज को पैसेज की तरह पढ़ना है, और पैसेज को शुरू से आखिर तक पढ़ते चले जाना है, ठीक है। मुझे ये समझना है कि राइटर ने ये जो पैसेज लिखा है ये क्या कहना चाहता है। अगर ये मुझे समझ में आ गया, उसके बाद देखूंगा मैं क्वेश्चन क्या है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर आने के बाद बच्चा इतना जुगाड़ी हो जाता है, इतने ज्यादा जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है, वो ये सोचता है कि कुछ भी ना मिले, मुझे सीधा क्वेश्चन है और उसका आंसर है, जबकि पैसेज आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए लिखे जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सेशंस में मैं आप लोगों को पैसेज का देखने का तरीका पूरी तरह से बदल दूं, ठीक है। वन गो रीडिंग, एक बार पढ़े, पूरी तरह से पढ़े, ठीक है ना जी। जब भी पढ़ने की कोशिश करें, माइंड द यूसेज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कैसे प्रयोग किया गया, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना जी। क्योंकि कभी कभी ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला एरिया है ना, ठीक है ना, कभी कभी आप लोगों का ये आइडेंटिफिकेशन वाला एरिया है, कभी कभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो क्या है, क्या चीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब किसी भी शब्द को पूछ लिया जाता है, कभी कभी हम लोगों से शब्द की जगह किसी फ्रेज को पूछ लिया जाता है, या कभी कभी किसी सेंटेंस को पूछ लिया जाता है, और आपको कहा जाता है बताना बेटा इसका क्या अर्थ समझ आ रहा है। हमारे सामने पूरा पैसेज लिखा है, किसी भी एक शब्द को अंडरलाइन करके और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग इस वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ठीक है ना जी। ये आपसे पूछा जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। आप लोग याद करो ना यार, स्कूल लेवल पर भी आप जब कोई पढ़ते थे क्वेश्चन, तो आप लोगों से पोएम्स जो पूछी जाती थी, पोएट्री वाले सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। पोएम का एक स्टेंजा आपको दिया जाता था, बेसिकली उसे स्टेंजा हम कह देते हैं, वो स्टेंजा नहीं होता,
हमें एक स्टेंजा दे दिया जाता है, हम उस स्टेंजा में से जब क्वेश्चन देखते थे तो कोई एक क्वेश्चन फंसता था, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड इन दिस लाइन, तो हम भैया फिर उसकी ट्रांसलेशन ही ढूंढते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ भाई? ये क्वेश्चन फंसता था। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसे कहा जाता है, ठीक है भाई, फाइन। और कभी कभी हम लोगों को ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल है, इसी के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम भी पूछ लिया जाता है कि गिवन वर्ड का कोई सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, ठीक है बेटा। तो भाई हमें माइंड द यूसेज ऑफ वर्ड्स, ताकि हम लोग आरटीसी का जवाब दे सकें। आरटीसी का मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तीसरी बात, माइंड द यूसेज ऑफ वर्ड्स, पेन पेपर आपको दिया ही जाता है पेपर में, उनको लिख लिया करो। थैंक यू सर, ठीक है भाई। इसके बाद जब भी आप पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, माइंड द रीडिंग पेस। पेस का मतलब होता है आपकी कदम चाल, जो आप चलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं किसी भी पैसेज को तो अपनी स्पीड को मेंटेन करें। हम हमेशा उल्टा करते हैं। कैसे? हमारे सामने जो पैसेज लिखा हुआ मिलता है ना, कोई भी हमारे सामने ये पैसेज है, हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, भाई साहब आग लगा देते हैं अपने दिमाग में, ऐसे पढ़ते हैं। Many plays and films have depicted the life of the story of Gautam Buddha, but they made the musical play the unique regional causes ये क्या है, छोड़ हटा, ये क्या है, छोड़ हटा, ससुरे को कट 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 कट, ऐसे पढ़ते हैं जैसे भाई साहब आप रॉकेट बन गए हो। समझ रहे हो रॉकेट में कहाँ आग लगती है? आप ऐसे भयंकर तरीके से भागते हो, और जब 5-6 लाइनें पढ़ लेते हो, उसके बाद जब आगे आते हो कहते साला समझ ही नहीं आ रहा है, ये कहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा साला, पेपर में पेपर समझ ही नहीं आ भाई। फिर आपके दिमाग में तभी आते हैं, बस जाते ही सर को कहेंगे ट्विटर कैंपेन चला है, पेपर वर्स टफ नॉर्मलाइजेशन चाहिए, पेपर वर्स टफ नॉर्मलाइजेशन चाहिए। ये हाल है उन बच्चों का, ठीक है जी। तो भाई करना क्या है, आपको अपनी कहानी उल्टी करनी है। शुरुआती कुछ लाइंस को आप लोग स्लो डाउन होकर पढ़ें, ठीक है ना जी, बिल्कुल आराम से। और उसके बाद जैसे ही आप थीम का कुछ भी हिस्सा पढ़ें तो आप फास्ट हो जाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम हमेशा उल्टा चलते हैं, हम पैसेज पूरी स्पीड से पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट की लाइन तक जाते जाते टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, वहां तक कहानी खत्म हो लेती। फिर अच्छा, पैसेज का नेचर भी ऐसा होता है, आपको या तो समझ में एक ही बार में आएगा, और नहीं आए तो भाई साहब कितने घोड़े दौड़ा लो, नहीं समझ में आएगा तो कतई नहीं समझ में आए। ये साइकोलॉजिकल है, इसीलिए पेशेंस के साथ पढ़ना शुरू करें। और भाई साहब मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है ये, बिल्कुल मुफ्त के नंबर है भाई। वॉइसेस उठा लो 22 नंबर के हैं, नरेशंस उठा लो 27 नंबर के हैं, पैसेजेस उठा लो 30 नंबर के हैं, क्लोज टेस्ट पैराजंबल भी इसी के भाई हैं बिखरे। तुम्हारे सामने 200 के 200 नंबर फैले पड़े, तुम्हारे अंदर दम हो उठा लो, दम नहीं है तो आओ बाहर, नॉर्मलाइजेशन करवाऊंगा, ट्विटर कैंपेन चलवाऊंगा, फिर लग जाओ भाई उठा के हाथ। पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है, कोई भी पेपर का लेवल टफ नहीं है, सिर्फ ये सब साइकोलॉजिकल है। हम भी खैर मजबूर हैं, बच्चों की इन हरकतों को देखते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं कि हो सकता है कोई बच्चा नादान है, पहली बार बेचारा कोचिंग लेकर पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो चलो भाई उसके लिए हम भी बोर्ड के साथ लड़ते हैं, हम भी इस चीज के लिए मूवमेंट चलाते हैं कि किसी तरीके से चलो ठीक है नॉर्मलाइजेशन हो। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सांप है जो आज तक किसी को नहीं पता कहां से निकलता है, कहां काटता है और कहां भाग जाता है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये सांप को पैदा करने वाले भी स्टूडेंट्स ही हैं। पेपर मुश्किल क्यों होता है? पेपर मुश्किल होता है हमारी हरकतों की वजह से। हमें पेपर को डील करना नहीं आता, हम पेपर को डील करना चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं अपने तंत्र मंत्र तरीके से किसी की खोई आत्मा को लौटाएं, खोया प्यार जीवन में लाएं, लड़की नहीं पट रही है काला धागा बांध दूं, हम ऐसा तंत्र मंत्र चाहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, पैसेज को सोल्व करना, पैसेज को पढ़ना है और उसके पढ़ने के सही तरीके पर जाना है, बस और कुछ नहीं। जिनको सही तरीके नहीं समझने हैं वो भाई फिर वो अपनी नाटकबाजी में रहेंगे। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तू पढ़ के तो देख। पढ़ना नहीं चाहता और फिर कह रहा है कि सर मुझे समझ में कैसे आए, तो फिर तो भाई तेरे को मीठे मीठे शब्द चाहिए, उसका कोई इलाज ही नहीं है। एक ही बार में पैसेज को पढ़ना है, उन वर्ड्स पर ध्यान देना जो आरटीसी के लायक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लायक है, आराम से पढ़ना है, स्पीड पर जाना है, ठीक है ना। कोशिश ये करना है ग्रेस्प द थीम,
थीम को ग्रेस्प करना है हर हालत में। जब तक थीम पकड़ में नहीं आए तब तक पैसेज को पढ़ना पूरी तरह से बेकार है। देखो फैक्चुअल पैसेज की कोई थीम नहीं निकाल सकता, क्यों? फैक्ट्स बताए गए हैं, बस फैक्ट्स बताए गए हैं तो एक वर्ड की ही थीम हो जाएगी। पूरा का पूरा पैसेज आप लोगों को बताया गया है इन्फ्लेशन के बारे में, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में, पूरा पैसेज बताया गया है ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में। थीम एक ही वर्ड ने जस्टिफाई कर दी। लेकिन थीम तो वहां आती है ना जहां स्टोरी बेस्ड पैसेज हो, कहानी छिपा रखी है पूरी की पूरी, अब ढूंढ बेटा कहाँ है थीम, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं। ठीक है ना जी। कई बार मेरे बच्चों आप लोगों के सामने कई बार ऐसा होगा, चाय आ गई है मेरी, ठीक है, अब कोई फालतू नहीं बोलेगा, अब हम चाय मंगवा लिए हैं, दूध हटा दिए हैं, ठीक है, ई देख लीजिए चाय दिखाई देगा आपको, फाइन। कई बार आप लोगों के सामने ऐसा होता है। बच्चों आप मेरी क्लास ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं? किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर? किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे ऊपर? है ना सर, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा दिया आपने, हमारा जज्बात खराब कर दिया आपने। हम तो वही ठीक थे, अपना पहले क्वेश्चन पढ़ते थे फिर आंसर टिक टिक कर देते थे। हमारा तो वही तरीका अच्छा था सर कि पूरा का पूरा जो पैसेज होता था उसके पहले कुछ लाइन पढ़ते थे, आंसर बनाते थे, फिर कुछ लाइन पढ़ते थे, फिर आंसर बनाते थे, फिर कुछ लाइन पढ़ते थे, फिर आंसर बनाते थे। हमारा तो सर वही तरीका बढ़िया था सर, हमारा अपने तरीका हमारी आस्था को चोट पहुंचा दी सर, आपने हमारा दिल तोड़ दिया, हम तो उसी तरीके से खुश थे। आप कहा ससुर बता दिए हैं इतनी गहराई, हमको नहीं पढ़ना, हम तो अपना मार के 2 शॉट बाहर हो जाते हैं। ठीक है, प्यार आ रहा है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया मेरे भाई। मार्क द ऑप्शंस व्हिच कंटेन्स। कभी कभी ऐसा होता है मेरे बच्चों, आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपके सामने 4 अलग अलग चॉइसेस दी जाती हैं। कभी कभी आपको पता चल जाता है कि भाई ये जो ऑप्शंस हैं ये तो गलत हैं। क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अब आप इस उलझन में हैं कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन, तो इसके लिए हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो सेटिस्फाई कर सके हम उस पर जाते हैं। ठीक है ना जी, जिसके अंदर मिनिमम इंफॉर्मेशन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। समझ आ गया? ठीक है भाई, समझ आ गया बेटा? फाइन, जस्ट अ सेकंड प्लीज। चलो बेटा आगे समझते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जुडिशियस होना पड़ता है, जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा सेटिस्फाई करे उस पर मार्क करे, अदरवाइज किसी और को लेकर परेशान ना हो। ठीक है भाई, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे बीच वो भी आता है जी, एक कलाकार आता है हमारे बीच, वो भी आता है, वो कहता है कि सर हमें बताया है कि अधिकतर 70% क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होता है ना भाई? हमारे बीच वो भी बच्चे आते हैं कि जी हम देखे हैं 70% क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन होता है भाई? चलिए सर, इन आरटीसी शुड वी राइट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स? बिल्कुल, मैं भी दिखाऊंगा आपको, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जितनी भी बातें भी बताई हैं, दीज आर नॉट ऑन सरफेस। मैं आपको ये बातें एक एक करके समझाऊंगा, हर चीज आपको पकड़ बनानी सिखाऊंगा, ऐसे थोड़ी है, हवा में थोड़ी चल रहा है। चलो भाई, इसके कुछ और भी पॉइंट्स हम तैयार करेंगे, लेट अस टेक इट लेटर ऑन। फाइन, अब हम थोड़ा पैसेज पर आ जाते हैं। मैं आपके साथ मिलकर हर चीज को प्रूव करूंगा कि कौन सी चीज कैसे ठीक होगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। हमारे सामने एक पैसेज दिया गया जिसके 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, आपको मार्क करना है। देखो, पैसेज इज गिवन विद 5 क्वेश्चंस, फॉलोइंग इट, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर। ये भी बेस्ट इसीलिए कह रहा है कि हो सकता है कि दूसरे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकता है दूसरे ऑप्शंस भी अपने आप में करेक्ट हैं, लेकिन आपको बेस्ट ढूंढना है, यानी कि जो अप्रोप्रिएट हो। ठीक है ना? तो ईच क्वेश्चन आउट ऑफ, अभी आप लोगों ने मेरी फेसबुक पोस्ट देखी थी? अभी आप लोगों ने मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी
कि भैया शादी की फोटो छोटो डालो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ है ना, ये मत लिखा करो, क्योंकि वो कंपैरिजन जो है ना वो संभव नहीं हो पाता। ठीक है ना, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जी आपके बहुत सारे पति हैं और आपने उनमें से एक इंसान को घोषित किया कि ये पति जो है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा है, बाकी साले पति जो है ना वो काम के निकम्मे हैं। ये जो बेस्ट हस्बैंड एवर के टैग चलते हैं ना, बेस्ट हबी, बेस्ट हस्बैंड एवर, ठीक है, ये बोगस है, ये सब चीजें बोगस हैं। ठीक है ना। अब इससे यहां पर भी समझ में आ रहा है, आपके 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 में से 2 भी आंसर ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट ही जो टिक करना है। अब मैं आपके साथ मिलकर पैसेज पढ़ता हूं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आ जाओ भाई। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। Many plays and films have depicted the life story of Gautam Buddha, but what made the musical play the way across unique was its regional focus. इस लाइन से हमें 2-3 शब्द समझ में आए। लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, एक बात ये कही गई है, और दूसरी बात उसकी रिप्रेजेंटेशन प्लेज में, मींस ड्रामाज में, फिल्म्स में, और म्यूजिकल प्ले। ठीक है ना जी, इसे मेलो ड्रामा भी कभी कभी कह देते हैं। खैर म्यूजिकल ड्रामाज अलग होते हैं। ठीक है, अब यहां तक अगर हम देखें तो ग्रामेटिकल कुछ बातें हमें समझ में आ रही हैं। क्या चीज? मैनी के साथ प्लूरल ठीक काम कर रहा है, फाइन, एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है भाई, मैनी की वजह से प्लूरल और हैव अपनी जगह सही चल रहा है। डेपिक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है। आज तक जितने भी ड्रामाज प्लेज लिखे गए सभी को इसने इंक्लूड कर लिया। The life story of Gautama Buddha, but what made the musical play the way across unique? इसका मतलब आज तक का सबसे ज्यादा जो यूनिक है, क्या बनाने की वजह हुई? इट्स रीजनल फोकस। ठीक है, रीजनल शब्द बना है रीजन से, और रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन शब्द बना है रेजी से, और रेजी का मतलब होता है रूल, शासन। रेजी का मतलब होता है शासन। इसी के साथ आपने जोड़ा आयन, ठीक है ना जी, बन गया नाउन। जैसे आपने इसके साथ एल को जोड़ दिया, एडजेक्टिव बन गया। वर्ड फॉर्मेशन भी यही सिखाएगा। ठीक है जी, वर्ड फॉर्मेशन भी यही सिखाएगा। आगे चलते हैं। डायरेक्टेड बाय जी कुमार स्वामी, द प्ले अडेप्टेड फ्रॉम। यहां सीखने को मुझे मिला अडेप्टेड के साथ हमें फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम को यूज करने की इजाजत है। ठीक है ना जी, 3 तरह की स्पेलिंग्स हैं, हमें सीखनी चाहिए। अडॉप्ट, टू टेक द लीगल चार्ज, ये एक वर्ब है। टू टेक द लीगल चार्ज या टू टेक द अथॉरिटी लिख लो शॉर्ट में। ठीक है जी, टू टेक द अथॉरिटी, किसी चीज की अथॉरिटी ले लेना। फिर आता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, यानी कि एक्सपर्ट। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन इन आती है। फिर आता है अडेप्ट। ठीक है जी, अडेप्ट के साथ 2 तरह की प्रेपोजिशन आती है, टू, और एक अडेप्ट के साथ हम यूज करते हैं कौन सा? फ्रॉम, जिसे हम कहते हैं एडजस्ट करना। ठीक है ना जी, अडेप्ट का मतलब एडजस्ट करना, और अडेप्ट फ्रॉम का मतलब जिसे चेंज किया गया है, जिसे अपनी शब्दों में परिवर्तित करके कहा, लिखा, बताया गया है। द प्ले अडेप्टेड फ्रॉम द बुक तेलंगाना लो बुद्धिज्म। ठीक है ना जी, फ्रॉम यहाँ पर टू लिखाना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि फ्रॉम के साथ हम टू को पेयर बनाकर चलते हैं। द बुक तेलंगाना टू बुद्धिज्म फोकस्ड ऑन। अच्छा बच्चों, सारे बच्चे एक बार ना फोकस्ड की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। सारे बच्चे एक बार फोकस्ड की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। बिल्कुल ठीक कहा। इनेप्ट हम कहते हैं जो सुटेबल नहीं है। ठीक है भाई, स्पेलिंग टेस्ट में मिलता है ये शब्द। अधिकतर लिखने वाले बच्चे फोकस्ड में डबल एस लगाने की गलती कर देते हैं, डबल एस लगाने की गलती कर देते हैं, ठीक कर लीजिएगा। आगे है फोकस्ड ऑन द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जब आपके अंदर छिपे ज्ञान का परिचय आपसे होता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, आप जब अपने नोट्स को बार बार पढ़ते हैं, बार बार उन्हें देखते हैं, समझने का काम करते हैं, तो आपके दिल में खुशी की बात आती होगी, आपके मन में एक मतलब अच्छा एहसास होगा कि यार चलो सीखने में मजा तो आया। एनलाइटनमेंट इसी को कहते हैं। ऑफ अ कर्स्ड ब्राह्मण बावरी
and his 16 curious disciples. ठीक है ना, फिर से पढ़ता हूं. Directed by G. Kumaraswamy, the play adapted from the book Telangana to Buddhism focused on the enlightenment means दिव्य ज्ञान प्राप्ति of a cursed. कर्स किसे कहा जाता है? जिसके ऊपर किसी बुरे काम का अभिशाप हुआ हो. Brahmin Bawri and his 16 curious disciples. Curious का मतलब होता है eager to do something. Curious का मतलब क्या होता है? Eager to do something. जो कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं उसे हम कहते हैं वास्तविक रूप से पैशनेट. ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पैशनेट हैं. मैं कभी कभी आप लोगों को डांटता हूं कभी कभी, तो आपके मन में एक जवाब आता है कि रहने दो सर, कोई बात नहीं, आज आप डांट रहे हो ना, हम आपके स्टूडेंट है, जिस दिन हम पेपर करने पे आएंगे ना, हम प्रूव करेंगे कि हम आपके स्टूडेंट और बेस्ट करके आएंगे. यू आर वेरी क्यूरियस, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर एग्जाम. आगे पढ़ते हैं. 16 curious disciples willing to understand the deeper truths of birth, death, rebirth and brotherhood. और अगर आप बुद्धिज्म को ध्यान से समझे तो बुद्धिज्म इन्हीं चीजों पर टिका है कि हम क्यों जन्मे हैं, हमारा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के उपरांत क्या है, यही सारी की सारी चीजें हैं. ठीक है भाई. बर्थ, डेथ, रिबर्थ, ब्रदरहुड. ब्रदरहुड के लिए सिनोनिम बता दीजिए फटाफट से. बस आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इस पैसेज को कल ही छेड़ूंगा पूरी तरह से. आज तो बस पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना चाह रहा था मैं. बेटा एक बार मुझे फटाना ब्रदरहुड का सिनोनिम बता दीजिए. फ्रेटर्निटी. ठीक है जी, शाबाश. ओके फाइन. अब इसी पैसेज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल. आप लोग एक बार इस पैसेज को पढ़ना. ये सारा कंटेंट अभी मैं बोलकर टीम को डलवा रहा हूं. आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, कल माहौल बनाएंगे बढ़िया तरीके से. ओके, एक बार देख लो भाई, आज हम लोगों ने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की हैं. कोशिश करना पैसेज के टाइप जरूर पहचानने की कोशिश करना. फाइन. इससे आगे की कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. या कहो तो आज का पैसेज मैं कंप्लीट करा दूं. अगर आप मुझे कहो तो मैं आज पैसेज का पढ़ा देता हूं, आंसर्स आप बना लेना. ठीक है, बताओ. है भी 4-5 मिनट का काम. तैयार है? बोलो बोलो बोलो. या खुद ट्राई करोगे? चलो मैं कराई देता हूं. ठीक है ना जी. From the impressive use of projector visuals, projector visuals जो फिल्म सिनेमेटोग्राफी में प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं, म्यूजिक एंड शैडो प्ले, देयर वाज वेरी एवरी एफर्ट टू लैंड ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी का मतलब जो करेक्ट है और सही है. ठीक है, लैंड मीन्स ऑफर. दिस लैंड मीन्स ऑफर. वैसे लैंड का मतलब होता है उधार देना. यहां इस लैंड का मीनिंग हमें समझ आया, ऑफर. ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी. टू द थीम डिस्पाइट. डिस्पाइट मीन्स, डिस्पाइट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है? प्रेपोजिशन है. इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ. ये यूज किस लिए किया जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन के लिए. Despite the play's focus on Telangana, the native essence was compromised. Native essence, जो वहाँ की तेलंगाना लोगों की जो मूलभूत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसमें परिवर्तन किया गया है. कॉम्प्रोमाइज को समझने का ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? आपने पद्मावत फिल्म देखी है, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी है, तो फिल्म को रोमांटिक टच देने के लिए इस फिल्म के अंदर जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है. उसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया है. कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हुआ? कुछ जो फैक्ट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट किया गया है. ठीक है ना, उन फैक्ट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि वो फिल्म के अकॉर्डिंग सुटेबल हो सके.
ड्यू टू द इंग्लिश रेंडिशन, सर ये क्या लिखा है, डन फॉर अ वाइडर रीच, ठीक है ना। REND का मतलब होता है प्रोवाइड करना, अब रेंडिशन का मतलब हो गया जो ज्यादातर लोगों को पहुंच इसकी मिल जाए। द लाइन्स अपीयर जेडेड विद लिटरल ट्रांसलेशंस, जबरदस्ती इसके अंदर लिटरल ट्रांसलेशंस ठूसी गई हैं, ठीक है ना। अब समझो लिटरल ट्रांसलेशन क्या होती है। जैसे जो नेटिव स्पीकर्स है ना, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जैसे ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं, वो अपनी बात को अगर हिंदुस्तान से संबंधित बता रहे हैं तो वो अपनी स्पीच के अंदर हिंदुस्तानी भाषा के शब्दों को एज इट इज जोड़ देते हैं ताकि जो उनकी स्पीच है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है ना जी, फाइन। जैसे अगर मान लो इस समय कौन है प्रेसिडेंट अमेरिका के भाई, नाम भूल गया मैं, प्रेसिडेंट कौन है भाई अमेरिका के इस समय, अगर वो स्पीच दे रहे हैं तो स्पीच देते देते मतलब वो इंडिया को अगर वो कह देते हैं वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ भारत, तो भाई साहब ये सोच के चलो पूरे ट्विटर पे ही उनकी वाहवाही हो जाएगी, जो बाइडेन है ना, पूरे ट्विटर पे उनकी वाहवाही हो जाएगी, पूरे भारत में उनके नारे लग जाएंगे। भाई साहब इंडिया को भारत पहली बार कहा है किसी ने, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का तरीका है। Jaded with literal translation, the honest performances from the crew impacted only at surface level. Kiran Kumar's Bari act and Krishna Chaitanya Joshi as a Pingya. Pingya means said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions across South India. This gentleman was the person जिस इंसान ने प्रोपगेट किया है, पॉपुलराइज किया है, फैलाने का काम किया बुद्धिज्म को तेलंगाना से और छोटे छोटे एरियाज में। ग्रैब योर अटेंशन, आप इसे देखोगे तो आपकी अटेंशन इस पर और ज्यादा फैल जाएगी। तो इस पूरे पैसेज की थीम क्या है भाई, इस पूरे पैसेज की थीम क्या है, मेकिंग ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म या बुद्धा, ठीक है जी। तो यही इसकी थीम है। अब इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन।